Hello friends, earlier we have discussed about the so many examples and also numericals from the exercise. Up to 12.8 we have clear related with the exercise. Now for the exercise 12.9, the question is a 12.5 electron volt energy beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelength will be emitted? Here the energy is given as a 12.5 electron volt. That much of energy is bombarded to the atom. Now we know that the ground state energy of the इलेक्ट्रॉन फॉर द हाइड्रोजन एटम, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर हम सोचे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी En अगर लिखे वी नो दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब अगर हम 12.5 एनर्जी सप्लाई करें तो पहले हमें सोचना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा. दैट मीन्स व्हेनेवर द 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इट ट्रांजिट्स अप टू द विच लेवल, मतलब कौन से नंबर में वो ट्रांजिट करेगा. तब अगर हम ये सप्लाई करें तो सप्लाइड एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसकी जो भी हमें रिजल्टेंट एनर्जी मिलेगी, मतलब अगर हम सोचें कि पहले तो एनर्जी कितनी होगी तो रिजल्टेंट एनर्जी अगर हम बोल सकते हैं तो वो होगा -13.6 प्लस 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब इसको तुम ऐसे माइनस करोगे तो मिलेगा -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमें एनर्जी मिली. मतलब ये जो आप सोचना है कि ये जो एनर्जी है वो कौन से नंबर की एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ट्रांजिट करेगा तो उसकी एनर्जी होगी 1.1 और वो एनर्जी कौन से नंबर की एनर्जी, हमें उसका एनर्जी लेवल देखना है. तो अगर हम जनरल इक्वेशन यूज करें एनर्जी इज 13.6 माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब ये हमें एनर्जी मिली -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो एनर्जी सेम है तो यूनिट कैंसिल आउट करो, इट इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर, देन n स्क्वायर इज 13.6 अपॉन 1.1 और वो हमें कुछ मिलेगा 12.36. अगर इसका रूट निकालोगे तो वैल्यू होगी कुछ 3.51. अब यहां से अगर हम सोचें कि n की वैल्यू हमें 3.51 मिली, यूजुअली हम यूज करते हैं कि 3.5 है या 3.6 आया, 3.7 कुछ वैल्यू आई तो हम उसको ऐसे एक ऐड करके बोल देंगे इट इज n इज इक्वल टू 4. बट इट इज नॉट इन केस ऑफ एनर्जी लेवल्स. एनर्जी लेवल्स में अगर हमें वैल्यूज 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5, 3.6 ऐसे कोई भी वैल्यूज मिले अप टू 3.9, देन आल्सो वी विल यूज n इज इक्वल टू 3 हियर. लोअर वैल्यू चूज करेंगे, जैसे उसको परफेक्ट एनर्जी मिलेगी देन एंड देन इट विल ट्रांजिट इनटू द हायर लेवल. मतलब उससे लोअर एनर्जी मिलती है तब तक वो लोअर स्टेट में ही रहेगा. अब 3.5 ऐसा तो कोई एनर्जी स्टेट का लेवल कोई है नहीं, 3.6 का भी नहीं, 3.7 भी नहीं है, तो अप टू 3.9 तक अगर वैल्यू आए तो भी हम वैल्यूज उसको सोचेंगे n इज इक्वल टू 3, क्योंकि उसको परफेक्ट एनर्जी मिलेगी तो ही वो ऐसे नेक्स्ट लेवल में ट्रांजिट करेगा. देन वी कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट इन थर्ड ऑर्बिट. अब थर्ड ऑर्बिट से रिलेटेड सोचें तो ये n इज इक्वल टू 1
n is equal to 2, n is equal to 3. तो इलेक्ट्रॉन ब्रांचेस अप टू द थर्ड लेवल. अब यहां से वो कैसे ट्रांजिस कर सकता है? देन वी कैन से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ट्रांजिस फ्रॉम 3 to 1. 3 to 1 आया, दैट इज एमिट लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज का भी ऐसे सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन आया ऐसे 3 से 2, तो 2 में आया मतलब एमिट बार्मन सीरीज, और फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मन सीरीज बोलेंगे. और यहां से 2 से 1 में भी आ सकता है, तो 2 से 1 आया मतलब अगेन लाइमन सीरीज, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. तो यहां पर हमें ऐसे 3 लाइंस मिलेगी. तो इसका मतलब ये नहीं कि n इज इक्वल टू 3 आया मतलब 3 लाइंस मिली. अब हमारे अगर करना है कि नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड, तो उसकी एक फॉर्मूला याद रखो कि नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2. इसका मतलब 3 है, तो 3 इंटू 2/2 इट इज कॉल्ड 3. अब अगर 4 आया यहाँ पर, तो 4 इंटू 3 आएगा बाई 2, तो 4 3 12, 12/2 मतलब 6 आएगा. तो ऐसा नहीं है कि इसमें 3 आया मतलब 3 लाइन्स हमें मिलेगी. इसको हम स्टेप वाइज ऐसा भी कर सकते हैं यूजिंग डायग्राम. डायरेक्टली ये शॉर्टकट है कि नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड मतलब n इंटू n माइनस 1/2. तो जो भी हमें नंबर मिला तो यहाँ से करो तो 3 लाइंस एमिट होगी. अब 3 लाइंस का एक्सप्लेनेशन देना है तो यहाँ से इट इज ट्रांजिस अप टू थर्ड लेवल, देन इट कैन कम डायरेक्टली टू द 1 या फिर स्टेप ट्रांजिशन 3 to 2, 2 से 1, देन टोटल 3 लाइंस विल बी एमिटेड. अब यहाँ पर सभी की वेवलेंथ भी हमें करनी है कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस फ्रॉम 3 to 1, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी. इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस फ्रॉम 3 to 2, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी. 2 से 1, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी. तब अगर हम सोचें कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस फ्रॉम 3 to n is equal to 1, it is called second line of लाइमन सीरीज. ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड लाइन. अदरवाइज वी कैन से बीटा लाइन आल्सो ऑफ लाइमन सीरीज. अब सभी की एनर्जी इसकी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमें मिला 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तब अगर हम सोचें कि इसका डिफरेंस, तो ये बोलेंगे E3, ये होगा E1. वी कैन से E3 माइनस E1 इज इक्वल टू, एनर्जी की इक्वेशन है Hc अपॉन लेमडा, बट लेमडा 3/1 बोलेंगे इसको. अब ये जो एनर्जी है E3 माइनस E1, देन 30.6 माइनस 1.1, we can say it is 12.5. So 12.5 electron volt is equal to Hc upon lambda 3/1. Then 3/1 करना है तो वैल्यू ऑफ H 6.625 10 raised to minus 34. 3 into 10 raised to 8 10. 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 into the power minus 19. तब लैम्बडा 3/1 की जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो कुछ इनिशियली से 1.0274 10 to the power minus 7 मीटर. अब अगर इसको हमें नैनोमीटर में करना है, then it is 102.7 approximate 102 10 to the power 103 बोल देंगे 0.7 है 10 to the power minus 9 मीटर. That's why it is 103 नैनोमीटर. ये मिला हमें सेकंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज. ऐसे ही डायरेक्ट वैल्यू
देन फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे। अगर हम बोले कि फॉर n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1, मतलब बोलेंगे फर्स्ट लाइन, अदरवाइज अल्फा लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज, क्योंकि हमने आगे बोल रखा है कि हमें ऑलवेज लोअर जो स्टेट है उसको कंसीडर करना है, और उसी से रिलेटेड हम बोल देंगे कि कौन सी सीरीज एमिट होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फर्स्ट तो 3 से फर्स्ट या 2 से 1, लोअर 1 है तो लाइनमैन सीरीज, नंबर उसके हिसाब से बोल देना। तब अब बोल सकते हैं एनर्जी में E2 minus E1 is equal to Hc upon lambda 2/1। देन इसकी जो एनर्जी है E2 minus E1 तो वो मिलेगी हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज Hc upon lambda 2/1। देन lambda 2/1 is equal to, सभी इस वैल्यूज रखो, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से जूल में कन्वर्ट करेंगे। ये 3 into 10⁸8 1.6 10 to the power -19, तो lambda 2/1 हमें मिलेगा 1.2178 10 to the power -7 मीटर। That's why it is, अगर हमें नैनोमीटर में करना है तो ये हो जाएगा 1 to 1.7 और अप्रोक्सीमेट 1 to 2 nanometer. By the same way, if electron branches from 3 to 2, मतलब मिलेगा हमें फर्स्ट लाइन ऑफ बार्नर सीरीज, बोल देंगे 4n is equal to 3 to n is equal to 2, तब बोलेंगे it is फर्स्ट लाइन, अदरवाइज अल्फा लाइन ऑफ बार्नर सीरीज। और यही इक्वेशन से हम कर देंगे इट इज E3 minus E2 is equal to Hc upon lambda 3/2। Then take the difference, put up the value of E3 minus E2 और converting in joule, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो इसकी वैल्यू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और पूरा जो भी कैलकुलेशन करो तो मिलेगा 6.5724 10 to the power -7 मीटर। Then lambda 3/2 is equal to approximate 657 नैनोमीटर। तो वंस अगेन अगर क्वेश्चन को याद करें तो हमने बोला है कि 12.5 एनर्जी इसे सप्लाई करनी है, तो सप्लाई करने से वो कौन से लेवल में जाता है पहले वो करो, तो उसकी एनर्जी मिली 1.1 -1.1, तो उससे हमें लेवल पता चला कि वो थर्ड लेवल पर ट्रांजिट करता है। अब वहां से वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो 3 से 1 आ सकता है, 3 से 2, 2 से 1 स्टेप ट्रांजिशन हो सकते हैं। देन वी कैन गेट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस। अब स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करने के लिए अगर तुम डायग्राम ना ड्रॉ करो तब उसका शॉर्टकट भी है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड 8 into n-1/2, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, और उसी डायग्राम से हिसाब से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 1 तो बोलेंगे सेकंड लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज। फिर ऐसे 3 to 2 तो फर्स्ट लाइन ऑफ बार्नर सीरीज, 2 से 1 फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज, उसकी हमें वेवलेंथ मिल गई। नाउ जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द एक्सरसाइज। देन रिलेटेड विद द 12.10 लिखा है इन accordance of Bohr model, find the quantum number that characterize the Earth revolution around the Sun in an orbit of the radius 1.5 10 to the power 11 meter with orbital speed 3 into
मीटर पर सेकंड। मास ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो गिवन 6 × 10⁻24। अब जो भी हमें अर्थ का ऐसे रेडियस दे रखा है, इवोल्यूशन का स्पीड है, मास ऑफ द अर्थ है, उससे हमें जो भी हमारा बोर मॉडल है उसका हमें कंपेयर करना है क्वांटम नंबर कि अगर ये दोनों मॉडल सेम है देन जो भी अर्थ रिवॉल्व कर रहा है वो बोर मॉडल के हिसाब से उसमें नंबर कौन सा होगा कि अर्थ जो है वो कौन से क्वांटम नंबर में रिवॉल्व करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी दिया है उसको लिस्ट आउट कर लेते हैं। इट इज 12.10 और बोलेंगे मास ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ द अर्थ m लिखेंगे 6 10⁻24 kg। Then orbital speed is also given. Orbital speed of Earth v given as 3 × 10⁻⁴ meter per second and orbital radius of Earth says r, it is 1.5 × 10⁻11 मीटर, इतना हमें दे रखा है। अब जो भी है बोर मॉडल भी हमें यूज करना है। तब अगर हम इसका सेकंड पोस्टुलेट यूज करें तो यूजिंग बोर्स postulate second, then second one related with the angular momentum, it is mvr is equal to nh/2π। सभी वैल्यूज हमारे पास है, सिर्फ n कैलकुलेट करना है, then n is equal to mvr into 2π/h। just put up all values, mass given है, speed also given, radius is also there 2π, h की value Planck constant 6.625 10⁻⁻34, सभी वैल्यू यहाँ पे रखो तो कुछ आंसर इनिशियली ऐसा मिलेगा कि 169.56 डिवाइडेड बाय 6.625 और पावर की कैलकुलेशन करोगे तो कुछ 10⁻73 समथिंग मिलेगा और उसका जो भी रेशियो है वो 25.59 10⁻73। अब अगर इसको हम 2.6 में लिखें देन 2.55 मतलब 2.6 10⁻74। अगर हम बोर मॉडल को अर्थ का जो भी ऐसे रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन उसको कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल अर्थ की जो भी नंबर होगा वो क्वांटम नंबर होगा 2.6 10⁻74, उतने वहां पर दूर होगी अर्थ। इसका कंपैरिजन में बोल सकते हैं हम कि इफ वी कंपेयर द एटॉमिक मॉडल बोर एटॉमिक मॉडल विथ जो भी ऐसे न्यूक्लियर जो हमारा मतलब सन का जो भी ऑर्बिटल प्लैनेट्स है उसके हिसाब से अर्थ है वो इतने क्वांटम नंबर में रहेगी और इसीलिए बोल सकते हैं कि वहां पर जो एनर्जी लगेगी मतलब जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा अगर ऐसे बोले तो। अब जो भी रेगुलर एक्सरसाइज खत्म हुई, अब फ्रॉम एडिशनल एक्सरसाइज, तो एडिशनल एक्सरसाइज का जो नंबर 11 है दैट इज द जनरल वन डायरेक्टली बेस्ड ऑन द थियरी, तो उसको पहले रीड आउट करो। प्रॉब्लम्स है तो मुझे बोल दो, उसको हम शॉर्ट आउट कर देंगे। देन नंबर 12, तो 12 का जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ हमने दे रखा है कि द ग्रेविटेशनल attraction between electron and
in hydrogen atom is weaker than Coulombian attraction by the factor about 10⁻⁻40. An alternative way of looking at this fact to estimate the radius of first Bohr orbit of hydrogen atom if electron and proton were bound by gravitational acceleration, and you will find answer interesting. कि हमें बोल रखा है पहले कि जो भी ऐसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत वीकर फोर्स है कंपेयर टू कोलंबियन अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज वीकर देन 10⁻⁻40. और वही हमें प्रूफ करना है कि क्यों ऐसा है, वो हम प्रूफ करेंगे यूजिंग उसकी रेडियस के हिसाब से. और वो जो अगर हम रेडियस निकाल दें यूजिंग बोर एटॉमिक मॉडल तब बोल सकते हैं कि क्यों इतना वीकर है. तो हमारे पास उसकी रेडियस की इक्वेशन है, it is 12.12. If we use the equation for the radius, then r is equal to n square epsilon naught upon pi z square m. अगर हम हाइड्रोजन और उसमें भी लिखा है फर्स्ट ऑर्बिट के फॉर H एटम हाइड्रोजन एटम z is equal to 1 and फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n is equal to 1, then r is n square epsilon naught upon pi square m. चलो इसी को अब हमें k के टर्म्स में अगर लिखना तो यहाँ पर हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए. तो ऐसा करते हैं 4 पाई मल्टीप्लाई करो और 4 पाई डिवाइड करो, देन ये कुछ हो जाएगा 1 अपॉन k समथिंग. तो यहाँ पर बोल सकते हैं n स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर स्क्वायर m और इनटू k, बिकॉज k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Then 4 pi epsilon naught जो न्यूमरेटर में है that is 1 upon k, तो वैल्यू हो जाएगी h square upon 4 pi square square m into k. से एज इक्वेशन नंबर 1. इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसे हमें आंसर इस टर्म्स में मिला तो उसको हम उसको रिप्लेस करेंगे. अब अगर हम एज ए कोलंबियन फोर्स देखें तो कोलंबियन फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तब कोलंबियन फोर्स अगर हम बोल दें कि F इज इक्वल टू, अगर कोलंबियन के लिए FC लिखें देन इट इज K Q1 Q2 मतलब E स्क्वायर n अपॉन R स्क्वायर. तो ये कोलंबियन फोर्स हो गया हमारे लिए. अब ऐसे ही अगर हम इसको कंपेयर करें कि जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस बाय कोलंबियन फोर्स. तो ये कोलंबियन फोर्स, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ दैट इज G m1 m2, लेकिन यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मतलब मास डिफरेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन n अपॉन r स्क्वायर. तो इसको कंपेयर करो. अब यहां पर जो भी ऐसे k स्क्वायर ये भी कैंसिल, देन k स्क्वायर इज इक्वल टू g mp me. क्वेश्चन नंबर 2. तो 2 में k स्क्वायर मतलब इक्वेशन 1 में k स्क्वायर यहां पर है तो बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट अबाउट द रेडियस, देन h square upon 4 pi square m, that is this m is for mass of electron बोलेंगे. तो ये me and in place of k square it is g mp into me. सभी वैल्यूज रखो. we know the value of h, mass of electron, value of gravitational constant, mass of proton. तो value of gravitational constant है यहाँ
6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 10 to the power -27 kg। बाकी सब वैल्यूज तो है, सभी वैल्यूज रखो उसमें और आर का जो भी है वो आंसर निकालो। तो वो आंसर कुछ मिलेगा 1.21 10 to the power 29 मीटर अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसा आंसर मिलेगा फॉर द रेडियस। और वो रेडियस देखो कि कितनी लार्ज है। अब जितना दूर होगा उतना जो भी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो कम होगा। और इसीलिए बोला है कि इट इज कोलंबियन फोर्स इज रिड्यूस बाय 10⁻⁻40 टाइम्स। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स है, कोलंबियन अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस बिकॉज कोलंबियन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो एज रेडियस इंक्रीजेस कोलंबियन फोर्स डिक्रीजेस। तो वही हमें बोला है कि उतने टाइम्स डिक्रीज है। क्यों है? तो यहाँ पर बोलेंगे दिस रेडियस इज 1.21 मतलब अप्रोक्सीमेट 10⁻29 मीटर। इतना दूर है। अगर इसको हम कंपेयर करें विथ बोर मॉडल तो जो रेडियस मिलेगी अर्थ की वो इतने मीटर दूर है और इसीलिए उसका फोर्स कम है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखें, and 13 is most important। क्वेश्चन नंबर 12.13 देखो क्वेश्चन में क्या है, obtain an expression for the frequency of radiation emitted when a hydrogen atom de-excited from level n to n-1 for the large n, so that this frequency equal to the classical frequency of revolution of electron orbit। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की जो भी फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम n+1 टू n लेवल, उसी में सेम फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें हमें 2 बार उसकी फ्रीक्वेंसी प्रूफ करनी है। और ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले अगर हम यूज करें कि बोर क्वांटम कंडीशन यूज कर दे मतलब बोर्स पोस्टुलेट, देन यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट सेकंड, that is regarding with angular momentum, it is mvr is equal to nh/2 pi, but we know that v is equal to r omega, then we can say m r square omega is nh/2 pi। Therefore if we make subject omega then nh/2 pi into m r square। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, then omega is 2 pi nu nh/2 pi m r square, then frequency nu is equal to nh/4 pi square m r square। अब यहां पर हमारी जनरल इक्वेशन यूज करते हैं, यूजिंग r is equal to l square epsilon naught upon pi square m। बोलेंगे for h atom हाइड्रोजन एटम z is equal to 1। अब यही वैल्यू अगर हम यहां पर पुट अप कर दें देन फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू nh अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो इसका इन्वर्स करके स्क्वायर वैल्यूज लिखनी है। मतलब पहले बोल सकते हैं कि ये n⁴ h⁴ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर
pi square e raised to 4m m square. Then the frequency is n cancel, h cancel, pi square cancel. It is e raised to 4m upon यहाँ पर होगा 4, पाई स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, मास कैंसिल हुआ, n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से ऐसे इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे कुछ हमें फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन मिली यूजिंग बोर पोस्टुलेट कि फ्रीक्वेंसी एमिटेड कुछ इस टर्म्स में। अब अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी ऐसे n+1 लेवल से n लेवल में ट्रांजिट करे तब हमें यही फ्रीक्वेंसी वापस प्रूफ करनी और बोलेंगे कि दोनों में सेम है। तो अब ऐसा बोल दे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम n+1 to n लेवल, तो वेवलेंथ की हमारे पास इक्वेशन है कि 1/λ इज इक्वल टू r 1/n² माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू लोअर होगी, ये वैल्यू ऑलवेज हायर होगी। अब इसे में अगर हम थोड़ी कैलकुलेशन करें कि ये 1/n², ये जो दो है उसमें से n हमें कॉमन निकालना है और स्क्वायर है तो स्क्वायर निकलेगा। तो अब यहाँ पर 1 है, n है नहीं तो क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। या फिर कॉमन ऐसा याद रखो कि जहाँ पर हमें वैल्यूज कॉमन निकालनी है वो नहीं है तो वो डिवाइड में आ जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर n कॉमन निकालो तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो निकलेगा, लेकिन ये बोलेंगे 1/1 + 1/n होल स्क्वायर। अब ये r 1/n², ये जो टर्म है उसको ऐसे न्यूमरेटर में लिखे तो इट इज 1 + 1/n रेज़ टू -2/n²। तो यहाँ पर ये जो भी एक्सप्रेशन हुआ इट इज रिगार्डिंग विद द बायनोमियल एक्सप्रेशन, बायनोमियल थ्योरम। तो हमारे पास बायनोमियल थ्योरम की इक्वेशन कुछ ऐसी है कि 1 + x⁻n और उसका हम प्रूफ करें तो ऐसा है कि 1 + nx + n × n-1 x²/2 फैक्टोरियल, फिर n × n-1 n-2 x³/3 फैक्टोरियल। तो जैसे जैसे ये x² इंक्रीज होगा, हमारा x है यहाँ पर 1/n, तो 1/n का स्क्वायर 1/n³ का मतलब 1/n का स्क्वायर 1/n का क्यूब, वो वैल्यूज बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तब ये जो वैल्यूज है और ये जो वैल्यूज है वो बहुत नेग्लिजिबल हो गई। और फिजिक्स में नेग्लिजिबल वैल्यूज हम इग्नोर करते हैं। तब बायनोमियल थ्योरम हमारे लिए फिजिक्स के लिए सिर्फ होगा 1 + nx। हमें तो ऑलवेज यही वैल्यू यूज करनी है 1 + nx, मतलब यहाँ पर जो भी है 1 + ये x और इसका पावर हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1/λ इज इक्वल टू r 1/n² माइनस, अगर यहाँ पर आया तो 1 - 2/n/n², जो भी है वो 1 + nx पावर जो है वो हमें यहाँ पर साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे लिए 2 है -2 तो 1 - 2/n। अब जो n² है उसको सेपरेट कर लिया, तो उसको सेपरेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1/λ इज इक्वल टू r 1/n² माइनस 1/n² एंड माइनस प्लस 2/n³। तो ये वैल्यूज कैंसिल है
1 upon lambda is equal to r, otherwise 2r upon n cube। अब यही 2r upon n cube जो है, अगर उसकी वैल्यूज हम रखें और उसमें भी हम बोल देंगे कि here just remember the equation for the required constant, it is e raised to 4m upon 8 epsilon naught square n square ch cube, e raised to 4m upon 8 epsilon naught square ch cube। यहाँ पे therefore 1 upon lambda is equal to 2 e raised to 4m upon 8 epsilon naught square c h cube और नीचे n cube, तो ये हो गया 4 और c यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, then c by lambda is equal to e raised to 4m upon 8 epsilon naught square n cube h cube, and c by lambda is new, then e raised to 4m upon 8 epsilon naught square n cube h cube, इक्वेशन नंबर 2। और यही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, सॉरी ये 4, क्योंकि 2 और 4 ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बचेगा, तो 4 n cube h cube epsilon naught square। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से बोल देंगे कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम मिली। ये जो हमें मिला था यूजिंग बोर पोस्टुलेट, ये हुआ ट्रांजिशन से, जिसमें बायनोमियल थ्योरम ऐसे याद रखो सिंपली कि 1 plus nx, 1 plus x raised to n, मतलब हमारे लिए 1 plus nx, इसका पावर का साइन जो भी है उस हिसाब से हम यूज कर देंगे, देन सेम फ्रीक्वेंसी मिलती है।